गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो है लोकतांत्रिक अध्यक्षात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 अनुच्छेद को याद रखेंगे क्योंकि ये जीके में भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का व्यवस्था होता है। तो भारत द्वारा अपनी संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, संवैधानिक अथवा नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। ये दोनों हमने पहले भी पढ़ लिया है। संविधान 52 के अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक कार्यपालिका अर्थात कानूनी शक्ति प्राप्त है। केंद्रीय सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही संपादित होते हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है। अतः संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से परामर्श प्राप्त करने के आधार पर कार्य करेगा। तो ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसकी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अपना कार्य करेगा। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 व 59 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र में जो है कोई भी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और ना ही राज्य विधानमंडलों के सदस्य रह सकते हैं। नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमेदक का जो है करने वाले निर्वाचक को। आप देखेंगे कि जब भी नामांकन भरा जाता है तो बहुत सारे लोग जो है उनके साथ जाते हैं, तो कुछ लोग जो है उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं कि हम इस व्यक्ति को जो है इस पद के लिए जो है प्रस्तावित करते हैं और बाकी लोग जो है उनके समर्थन में हाँ बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। उम्मीदवार को नामांकन के लिए 15,000 रुपए जमानत की राशि के तौर पर जमा करना होता है। यह धनराशि डाले गए कुल मतों के 8वें अंश से कम मत मिलने पर जब्त हो जाती है। और इसी को ही आप देखे या सुने होंगे कि बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति हार जाता है, अरे उसका तो जमानत जब्त हो गया। तो यही जमानत राशि कि उसके डाले हुए मत के 8वें अंश, ठीक है, बाकी की में जो है कुछ प्रतिशत 2 या 3% से कम मत प्राप्त होने पर जो है ये राशि वापस नहीं होती है। लेकिन यदि उससे ज्यादा मत प्राप्त करके हारते हैं तो ये राशि जो है उनको वापस कर दी जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो पहला निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नोट, जो मनोनीत सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है मत डालने का अधिकार उनके पास नहीं होता है और राज्य विधानमंडल के सदस्य भी जो है इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अच्छा, लिखा भी हुआ है कि इसमें मनोनीत सदस्यों को मत डालने का या भाग लेने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। मैंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आप लोगों को बोर्ड पे समझाया था, याद नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप उस वीडियो को जो है यूट्यूब में जो है आपके पास है उसे आप देख सकते हैं, या आपके पास लिंक मैंने भेजा हुआ था उससे भी आप देख सकते हैं। केंद्र तथा राज्यों को समान मताधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र और राज्यों को समान रूप से मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि राष्ट्रपति समस्त देश का प्रधान तथा राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। अतः संविधान निर्माता चाहते हैं कि उसका चुनाव इस प्रकार किया जाए कि राष्ट्रपति समान रूप से केंद्र और राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सके। प्रत्येक सदस्य की मत संख्या समान मान ली जाए तो संसद की तुलना में विधानसभा के सदस्यों की मत संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। अतः मत संख्या को बराबर करने के लिए संसद के दोनों सदनों व विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, क्या किया गया है कि केंद्र और राज्यों को मत के रूप में जो है समान अधिकार दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। लेकिन यदि केंद्र लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की मत की वैल्यू
और विधानसभा सदस्यों के मत की वैल्यू करेंगे तो पूरे राज्यों के विधानसभा के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है, अतः इनके मत जो है ज्यादा हो जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक सदस्य का जो है मत जो है निकाला जाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की मत की वैल्यू और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की मत की वैल्यू और विधानसभा के सदस्यों की मत की वैल्यू जो है निकाल ली जाती है। तो क्या करते हैं कि हम उनका जो है एक मत का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है राज्यों के लिए, ठीक है। राज्य विधान सभा सदस्य, तो इनके मतों की वैल्यू, तो क्या करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या, आपको पता है कि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है और विधानसभा सीटों की संख्या भी अलग अलग है। तो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे क्या करेंगे, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या, विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या। अगर हम छत्तीसगढ़ का लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की कुल संख्या डिवाइडेड बाय कितने हैं हमारे यहाँ विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, तो राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे राज्य की कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग दे देंगे उससे कितने का, 1000 का। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का अगर मान ले कि छत्तीसगढ़ में जो है एक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बटे 90, फिर बाद में जो है 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एक मत की वैल्यू जो है सबकी आ जाएगी। भाई यहाँ पर 90 लोगों का जो है वैल्यू आएगा, फिर उसके हम जो है 90 को जो है एक एक में बांट देंगे। तो इस प्रकार जो है विधानसभा के एक सदस्यों के मत का मूल्य मिल जाएगा। दूसरा आता है संसद। तो संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य का निर्धारण, तो समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्यों का योग या मत संख्या, ठीक है। विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के कुल मत की संख्या, इसमें ये जो है पूरे देश का है ना, पूरे देश के विधानसभा की डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित संख्या, अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो एक सांसद का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरे देश की विधानसभा के कुल मतों की संख्या बट्टे लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या, ये जो है निकलेगी। उसके बाद जो है एक सांसद का मत का जो है मूल्य मिल जाएगा। इस प्रकार जो है क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का, अगर मान लो लोकसभा का एक सदस्य राष्ट्रपति के लिए अपना मतदान करता है तो इसमें जो संख्या आएगी उतने मत माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सांसद जो होता है अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में होता है। अब उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या है वह उसके एक मत में जो है राष्ट्रपति को दी गई है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए जो है इसे अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं कि हमने जिस सदस्य को चुना है उस सदस्य ने जो है राष्ट्रपति के लिए मतदान किया है। अब वो अकेले अपना मत डालेगा तो एक मत होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है उस पूरे क्षेत्र के आधार पर निकाल ली जाती है। वैसे ही विधानसभा में मान लीजिए हमारा जो बिल्हा विधानसभा है, हमारा जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के लिए मतदान करता है, तो कुल जनसंख्या के अनुपात में जो है उस पूरे क्षेत्र का, जिस विधानसभा का वो सदस्य है, उस सारे लोगों का प्रतिनिधित्व अपने मत के रूप में करता है। इस प्रकार उसके मत की वैल्यू निकलती है। 50% से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होता है कि जो भी प्रत्याशी जो है राष्ट्रपति के लिए होते हैं उनको जो है कुल डाले गए मतों का 50% प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस निश्चित संख्या को जो है न्यूनतम कोटा कहा जाता है और न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया जाता है। अब चूंकि ये क्या है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जो है चुना जा सकता है ना भाई, तो क्या होगा कि कुल डाले गए मतों को जो है हम क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे, क्योंकि एक प्रतिनिधि के रूप में जाता है तो कुल
मतों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस एक, तो निर्वाचित होने वाले कितने हैं, एक और जोड़ देंगे तो दो, तो दो से जो डिवाइड करेंगे अर्थात 50% मत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे निर्वाचन अंक या निर्वाचित कोटा कहा जाता है। मतदान की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदाता चुनाव में खड़े होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में नंबर लिखकर वोट देता है, अर्थात मतदाता वरीयता क्रम में डालता है कि मान लो 5 प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं, तो वो मत डालेगा पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, चौथी पसंद और पांचवी पसंद, जो मैंने आपको बता दिया है। मतों की गणना, इसके बाद मतों की गिनती की जाती है। सबसे पहले उम्मीदवार के प्रथम पसंद के वोट गिने जाते हैं। यदि प्रथम गिनती में कोई उम्मीदवार कोटे के जितने या उससे अधिक मत प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रतिनिधि को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन पहली पसंद के मतों की गिनती के आधार पर किसी भी प्रतिनिधि को 50% अंक प्राप्त नहीं होते हैं, तो जो सबसे कम मत प्राप्त व्यक्ति है उसके मतों के जो दूसरी पसंद की गिनती है उसको प्राप्त किया जाता है और सभी में जो है जो मत मिले रहते हैं उसको बांट दिया जाता है। यदि इसमें प्रतिनिधि को मत प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसे विजयी घोषित कर देते हैं, और नहीं होता है तो अब जो बचे हुए प्रतिनिधि हैं उसमें दूसरी पसंद को मिलाकर के जो है उसके पास जो कम मत प्राप्त है उसके तीसरी पसंद के मतों की गिनती की जाती है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी प्रतिनिधि को 50% तक मत प्राप्त नहीं हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चुनाव संबंधी विवाद। राष्ट्रपति चुनाव को इन आधारों पर चुनौती दे सकता है। प्रथम, मतदाताओं को घूस दी गई है अथवा उनके ऊपर अनुचित दबाव डाला गया। दूसरा, किसी भी उम्मीदवार का नामांकन पत्र उचित ढंग से स्वीकार किया गया है अथवा रद्द किया गया है, अनुचित ढंग से स्वीकार किया गया है अथवा रद्द किया गया है। तीसरा, चुनाव संबंधी नियमों की अवहेलना की गई है। सन 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सन 1969 में श्री वी गिरी और 1983 में श्री जैल सिंह के चुनावों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इन सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति के चुनाव को वैध बतलाया था कि राष्ट्रपति के पास जो है सर्वोच्च न्यायालय जाने का एक मौका होता है और ये कारण लगाकर जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। भारत में 3 बार इस प्रकार के जो है चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो है राष्ट्रपति के चुनाव को वैध माना था। राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इससे पूर्व स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति को जो है 6 माह के भीतर ही पूर्ण करने होते हैं, अर्थात 6 महीने के भीतर ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है कि मान लीजिए एक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी चुनाव हुए हैं, वो चुनाव होने के बाद भी अपने पद पर बना रहता है जब तक के नए राष्ट्रपति को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है। तब तक पुराना राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल कार्य जो है करते रहता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यदि मान लो किसी कारण से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम उच्च न्यायाधीश होते हैं उनको जो है देश के कार्यकाल को संभालने का मौका दिया जाता है उनकी अनुपस्थिति में। एक और है हमारे यहाँ परिस्थिति, यदि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चाहे तो एक साथ इस्तीफा दे सकते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके जो है अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। तब तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है इसके कार्य को करते हैं। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भी जो है उस समय देश में नहीं है, तो उसके बाद का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसको देश की बागडोर जो है दी जाती है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति को मासिक वेतन 1.5 लाख से 5 लाख के अंदर मिलता है। वर्ष 2018 के बजट में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया मासिक निर्धारित किया गया है और इसके साथ अन्य सुविधाएं वेतन एवं भत्तों के रूप में राष्ट्रपति को दी जाती है। महाभियोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ये बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया है। महाभियोग लोकसभा के किसी भी सदन में जो है लगाया जा सकता है। मान लीजिए यदि लोकसभा में जो है महाभियोग लगाया गया है और वो पास हो जाता है तब जो है उसको जो है राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी जाती है कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा रहा है। महाभियोग प्रस्ताव की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व प्राप्त होना चाहिए। उस प्रस्ताव की सूचना पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।
यह प्रस्ताव प्रस्तावित सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तीसरा, द्वितीय सदन में जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। चौथा, द्वितीय सदन जांच के पश्चात अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध समझा जाता है और उसे उसी दिन राष्ट्रपति से अपना पद त्याग करना होता है। ये बोलने में या पढ़ने में बहुत सरल प्रक्रिया लगती है, लेकिन ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो बच्चों, ये थे राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उनकी योग्यताएं। कल के वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य एवं भूमिका। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।